बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हमेशा मैं बात करती हूँ मुस्कुराने की, खुशियाँ बांटने की और खुश रहने की, लेकिन आज अखबार की खबरें पढ़ते ही मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं खुश रहने का आपको कैसे कहूँ। जब हर कोई परेशान है, जब हर कोई मौजूदा हालात से तंग नज़र आ रहा है, तो इस तंगी में, इस परेशानी में सिर्फ़ और सिर्फ बीमारियां हैं। हर बंदा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है। ऑब्वियसली जिसने सिस्टम चलाना है, जिसने पूरी जिम्मेदारियां उठानी हैं, वो परेशान रहेगा। जब आपको पता चलेगा कि जी महंगाई हो रही है, डॉलर की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, फिर इसके साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ गई। ऑल्दो अभी मैं चैट में रात भी देख रही थी 3-4 बजे के करीब, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि लाइट आ ही नहीं रही है। सो ऐसे में बिजली ना भी होना और बिजली की कीमतों में इजाफा भी होते रहना मुसलसल, सो लोग परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। आई डोंट नो। खैर, मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफ्र है। उम्मीद रखें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। मेहनत करते रहें, लगन के साथ काम करते रहें, अपनी तौर पे कोशिश कीजिए कि आप कुछ अच्छा करें, अपना हिस्सा डालें, बाकी इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद ले, अच्छा होगा। हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आज की खबरें। महंगाई से सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी। फाइनली अब चाहे आप लोग उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि महंगाई के खात्मे के लिए वज़ीर आला साहब एक्टिव हो गए। बाजारों के औकाते कार एक बार फिर से तब्दील कर दिए गए। दुकानें, कमर्शियल एरियाज रात 11 बजे बंद करने का फैसला है। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साइद साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिन का आगाज़ अच्छा होना चाहिए, कुछ एनर्जेटिक होना चाहिए, कुछ मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। सो आमिर भाई, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। दिल घबरा जाता है इस तरह की खबरें देख के। ऑनेस्टली पता नहीं, समझ नहीं आता आगे क्या होगा। नहीं, दिल घबरा जाता है। मैं तो अपनी उठ के बेगम को देखता हूँ और आज मेरा दिल ज्यादा घबराया, क्योंकि नहीं, भाभी का ज्यादा घबराता है। सर सुन ले, दोनों का घबराता होगा। भाभी आपने घर दोनों का घबराता होगा। सुन ले, उसमें घर जाने वाली बात ही कोई नहीं है। इसलिए कि उठते ही उसने कहा कि आमना के स्कूल की फीस जो है वो बढ़ने जा रही है। मैंने कहा ना, हर बंदे के लिए कोई अब ये देखो, जब मैं उठता हूँ तो आपका तबादला मुस्कुराहटों का होना चाहिए। हाँ। आप मियाँ बीवी हैं या आपके बच्चे हैं या बेटी है, लेकिन एक ऐसी खबर जो उसने मुझे, वो रात को ही आई होगी, उसको मैसेज आया होगा कि फ़ीस बढ़ने जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा, कल बिजली भी बढ़ गई। हाँ। अच्छा, अब उस पर अब पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भी आगे बढ़ने जा रही है। अच्छा, डॉलर्स का छोड़ें, कल मुझे एक यहाँ पे दोस्त बता रहे थे कि शरह सूद में भी 2% इजाफा होने जा रहा है। तो ये तो महंगाई का ऐसा तूफान होगा, और जिसमें हर बंदा जो है वो नफसियाती मरीज़ बनेगा, और यहाँ वो अच्छा, हर बंदा जो है शाहिद जट बनेगा। मैं आपको बता दूं एक बार, शाहिद जट बनेगा। नहीं, शाहिद जट की तलक है, हर बंदा बनेगा। तलक है या नहीं, साई को जाके लगी दिल पे, नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि शाहिद जट क्योंकि ओवरऑल सिस्टम पर गाली निकाल रहा था। सही कहा। वो आपके उस सिस्टम का हिस्सा है। आप मुझे ये बताएं, जो इस तरह के नफसियाती मरीज और ये बन गए पुलिस के अंदर रहते उनके हवाले आपने हमारी सिक्योरिटी की हुई है। सही कहा आपने। अब आप वो उस पर शाहिद साहब कह रहे हैं कि मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं शायद जट बन जाऊंगा। मैं अब शाहिद साहब सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ इसलिए खौफ है कि आपको क्योंकि फिक्र नहीं है ना महंगाई की, ना आपको किसी और चीज की। आप अच्छा, वैसे आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करती आमिर भाई। हर बंदा चाहे वो जिस मर्जी लेवल का है, उसको अपने मुताबिक। कल मेरे कंपनी के मालिक से मुलाकात थी, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से कि जो मेरे पास छोटे मुलाजमीन है ना, वो मुझसे एडवांस लिए जा रहे हैं पैसे। किसी ने बिजली का बिल देना है, किसी ने बच्चों की फीस देनी है, एक स्कूल खुल गए हैं, किताबें लेनी है, तो वो मुझसे एडवांस लिए जा रहे हैं। तो मैं कह जी आप क्यों परेशान करना जी? इसलिए परेशान हूँ कि ये पैसे मैं उनसे वापस मांग नहीं पाऊंगा। उसकी वजह ये है कि तनख्वाह अगर वो लेंगे उसमें से काट लेंगे। सिर्फ ये है कि मेरे पास वो बाइंडिंग में आते चले जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी परेशानी नहीं है। मेरा तो बिजनेस, वो कह रहे थे माशाल्लाह ठीक है, और मैं कर भी रहा हूँ, मैं वैसे भी उनकी मदद करता हूँ। लेकिन मैं इसलिए परेशान हूँ कि ये छोटा तबका जिसने किराए का घर है, जिसके बच्चे हैं 2-3 स्कूल गोइंग, खाना है, फिर उन्होंने पूरा हिसाब निकाला
मुझे बताया कि एक आदमी का जो खाना है एक फैमिली का वो तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपये, जो कि बहुत ही नॉर्मल उन्होंने खाना बताया, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी। नाश्ता जो था वो फी बंदा 2 स्लाइस और एक अंडा, ये उसमें उन्होंने घी शामिल नहीं किया था अभी, सही। बहुत सारी चीज़ें, गैस का बिल शामिल नहीं किया था। तो उन्होंने कहा एक फैमिली के लिए ये 22 हज़ार रुपये तो सिर्फ ये चाहिए। और आपने सरकारी जो लगाया है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए, शायद फैक्ट्री ओनर्स वगैरह ये प्राइवेट मुलाजमीन को तो नहीं मिलता, 32 या 35 हज़ार रुपये लगाया। तो इस बात पे कह रहे थे कि यार हम लोग इसलिए परेशान हैं कि जो लोग बेचारे गुजारा कैसे कर पाते हैं। आप हमेशा उम्मीद दिलाते हैं, तो आप हमेशा बेहतर हालात की बात करते हैं। मैं तो उन्हीं मजदूरों में शामिल हूँ, फिर मैं शायद जट बनने की बात क्यों नहीं करूँगा। नहीं, आप कैसे क्योंकि सारे बनेंगे। ऐसे ही जैसे आपकी नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि लाइट चली जाती है, सही साहब, जब आपने पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाना होता है, भाई आपकी लाइट नहीं बंद होती। आप किसी को बुलाएं किसी दावत पे भी, तो वो उसको बेचारा कहते हैं 300 रुपये का पेट्रोल लग गया मेरा, ऐसे ही है, बिल्कुल। खाना मैं घर पे खा लेता, 300 रुपये नकद ही दे बिल्कुल देते। ऐसे। लेकिन साई साहब क्योंकि माशाल्लाह नहीं, यहाँ पे अल्लाह ताला मैंने ये इनकी देखा दौलत में इजाफा करवाए, आमीन, अल्लाह आमीन, ताला सुम्मा आमीन। इनकी दौलत में मजीद इजाफा हाँ, फरमाए। भाई, ये परेशान नहीं है, मैं हमेशा उम्मीद की बात करता हूँ, मैं आपको लेकिन आज का अखबार पढ़कर मैं खुद मायूस हूँ, नहीं, एक मैं तो कल जो कि का गुनाह है। साई साहब, अल्लाह ताला मायूसी माफ फरमाए। नहीं, Actually मैं तो गुनाह। कल का परेशान हूँ। जब ये बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, ये जिस तरह अमर भाई जिस तरह इशारा कर रहे हैं, वहाँ पे बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो पिछले साल हमें बिल आ रहे थे 60-70 हज़ार, वो 1,80,000, 1,90,000, और ये 5 रुपये बढ़ने के बाद मेरा ख्याल है 2 लाख पे चला जाएगा। हर तो घर अमर में भाई लड़ाई के तो- झगड़े हो रहे हैं ये इन्हीं चीजों की वजह से, अमर क्योंकि भाई ये को तो manage नहीं हो सुकून पा रही है है, ना। भाभी की अच्छी बड़ी तनख्वाह है, अमर भाई की अच्छी बड़ी तनख्वाह है, मज़े कर रहे हैं एवं ही जानबूझ के हमारे साथ। आप यकीन माने ये गुर्बत का मेहनत हुनर ही होता है है। जो करके आप अपना गुजर बसर कर मैं रहे आपको एक हैं, मजे की दिन बात रात बताता एक हूँ, ये करके। जानबूझ के गुर्बत के रोने होती है। मैं इन कपड़ों में है और शाम को जो दफ्तर में कोई इवेंट होगा, चाहे सीएम साहब जो हमारे एक्स सीईओ हैं वो आएंगे, तो इन कपड़ों में देख के वो कुछ नहीं कहेंगे मुझे। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग यहाँ से 10 लीटर पेट्रोल खर्च करके 3,000 का सिर्फ कपड़े चेंज करके आते हैं कि सीईओ साहब ने शाम को आना है। तो मैं कैसे कहूँ कि वो बंदा मसाइल का शिकार है। ये हमें ड्रामे हैं इनके, यहाँ बैठ के हमें सुनाते हैं साई साहब मुकर्रर फील्ड में मुकर्रर जाने वाले लोग ताकि सीएम को पता चले कि भाई 10 लीटर पेट्रोल वो भी लग गया। लग गया। तो ये बिल्कुल मसला ऐसे ही। ये है कि ये जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ेंगी आने वाले दिनों में, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद आपके बढ़ेंगी। सामने बढ़ेंगी। मुझे तो डॉलर परेशानी ऊपर ये है जा कि रहा है। हमारे बच्चों के लिए ये मुल्क सेफ है भी या नहीं है। ये जहाँ बिजली महंगी, आने वाले टाइम में बिजली भी नहीं, पानी हम वैसे ही कह रहे हैं कि कम होता चला जा रहा है, जेर जमीन पानी की सतह कम हो रही है, गैस वैसे ही गर्मियों में नायाब है, तो सर्दियों में कैसे मिलेगी, है ना, तो कैसे सरवाइव करेंगे? ये वो चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे आप रोज़ाना टीवी पे बैठते हैं, लेकिन वो तबका जिसको अवेयरनेस नहीं है, जिसने किराना स्टोर पे जाना है या सब्जी की शॉप पे जाना है, फ्रूट वगैरह तो कभी उन्होंने खरीदना ही नहीं है, तो वो बेचारा जब जाके कहता है कि ये हमें एक किलो घी दे दें और वो 200 रुपये का यानी 2 दिन पहले ले गया, तो दुकानदार कहेगा 250 दे दो जी, डॉलर की कीमत बढ़ गई, तो उस बेचारे पे क्या गुजरेगी, उसको क्या पता कि डॉलर क्या होता है, उसका बजट आउट हो जाएगा। उसका सही बजट कह आउट हो जाएगा। फिर आप चावल नहीं खा सकता, कोई दाल नहीं खा सकता, फिर वो शायद जट नहीं बनेगा, फिर वो डाकू चोर डकैत बनेगा, चूँकि उसने अपने बच्चों की पेट पूजा करनी है, उसने स्कूल की फ़ीस देनी है, फिर आपके सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा और हर सूरत ये बढ़ रहा है, रोज़ बरोज़ ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग ऐसे ही खड़े एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और फिर कीमतों का तयन किसी जगह पर नहीं है ना। एक मार्केट में जाएंगे वो चीज़ 50 की मिल रही है, उसके साथ वाले बाज़ार में वो 70 रुपये की मिल रही है, उससे आगे चली जाए वो 90 रुपये की मिल रही है। साई साहब एक दुकान के अंदर अगर आपको मुख्तलिफ रेट बता दूं, बिल्कुल ऐसे है। आप छोड़ दें बाजार बुजुर्ग का कि दूर का, ठीक है। और एक आपके दुकान डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट वहाँ अंदर जाती भी है, कोई कुछ नहीं नहीं करता। कोई जाते ही नहीं है, नहीं जाते हैं अमर भाई, क्यों नहीं जाते? पैसे लेने जाते हैं, यही पैसे लेने जाने, और क्या वहाँ पे क्या करें? पैसे लेने जाते खैर बिजली मजीद महंगी होगी, हैं। बिजली हाँ, और मजीद कितनी महंगी होगी? 9 रुपये आपका डॉलर ऊपर चला गया। आप दोनों खबरों को मिलाकर अगर देखें तो जो आपने फर्नेस ऑयल अब लेना है अपनी बिजली बनाने के लिए, आपके डैम से पूरी कैपेसिटी पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी बिजली मजीद ऊपर जाएगी। ये समाही एडजस्टमेंट है, फिर वो फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाएगी, फिर कुछ और चीज़ आ जाएगी। ये जब तक आप एक फिक्स प्राइस नहीं करेंगे यूनिट की, तब तक ये मामला इसी तरह से वो तो चलेगा। नहीं होने वाली। हर महीने आपको नहीं, बहुत सारे काम होने वाले भी हैं। किसने मैं करने आपको आमिर भाई, बताऊं, किसने अच्छा करने? मैं आज के अखबार में ना एक खबर तो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस की थी मंगल को
कि ये जो जितनी कंपनीज हैं डिस्कोस हैं ये जा रही हैं सूबाई गवर्नमेंट के पास। डिस्कोस आज मुझे डिस्को दीवाने वाली, आज मुझे ये पढ़ के बड़ी खुशी हुई कि पंजाब हुकूमत बिजली के खंभे खुद लगा सकेगी कंपनी की मंजूरी। यानी ये जो लूट मार है जो वफाकी सतह पे हो रही थी, ये जब एक कंट्रोल्ड एरिया के अंदर आएगी, जब जैसे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर है, यहाँ पर आएगी तो मेरा ख्याल है इसमें करप्शन के कुछ बेहतरी आएगी। हमें पता है कि हमारे इलाके में कहाँ पोल्स की जरूरत है और लेकिन ये हो जाएगा, मुझे ये बताएं। हो जाएगा जब कंपनी की मंजूरी होगी तो अब पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं जाने देगी, अब आपको सिंध गवर्नमेंट नहीं जाने देगी, अब आपके पास से अपना अख्तियार जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट देने को भी तैयार नहीं होगी। सिस्टम कुछ बेहतर होगा। मैं कहा करता था कि इसको प्राइवेटाइज कर दें या सूबों को दे दें, तो ये आहिस्ता 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 ये बिजली का निज़ाम सूबों को दें। खुदारा इसका जितना आप कम एरियाज में कंट्रोल करने के लिए लोगों को ज़्यादा ही चाहिए, यानी पंजाब के लोग पंजाब में कंट्रोल करें। आम आवाम को समझा दें अगर ये हो जाता है तो अवाम तक इसके समरात कैसे पहुँचे? अवाम के समरात इसलिए मैं वही बताना चाह रहा था, ये अभी कंट्रोल होता था वफाक से। अब वफाक के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है, यानी मैं 6 सूबों के नाम ले दिया आपके सामने, वो एरिया है, उसको कवर करना एक कंपनी के लिए मुश्किल है। जैसे नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड है उसके लिए मुश्किल है ये काम करना, लेकिन जब सूबे में आ जाएगी तो लिमिटेड एरिया हो जाएगा, फिर वो सूबा आगे तकसीम कर देगा। वो एक तरफ साउथ पंजाब को ले जाएगा, एक तरफ सेंट्रल पंजाब को ले जाएगा, एक तरफ नॉर्थ पंजाब को ले जाएगा। इस तरह सिंध जो है वो शहरी एरिया अलग हो जाएगा, सिंधी देहाती एरिया अलग हो जाएगा। तो ये जितनी चीज़ें कम होती चली जाएंगी, यानी एरियाज कम होते चलेंगे, उसको कंट्रोल करना आसान होगा, यही आगा बेहतर है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमने बहुत सारी उम्मीदें निगरान वज़ीर आला से वाबस्ता कर रखी हैं। हमने नहीं, मैंने एक्चुअली लोगों को सुना है कि जिस तरह से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आके आमिर भाई और साई साहब से पूछूंगी, महंगाई नहीं मुझे लगता कंट्रोल हो पाएगी, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अस्पतालों के हालात बेहतर हो जाएंगे, शहर में सड़कें बन जाएंगी, बेहतर हालात शहर के हो जाएंगे, लेकिन ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है, और वो कैसे पॉसिबल हो सकेगा इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद अस। सीएम साहब यहाँ पे भी आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? है ना, ये इंडिविजुअल तो काम नहीं है, इसके लिए आपको एक कलेक्टिव जो काम करना पड़ेगा। सीएम साहब की तो डायरेक्शन होगी। सीएम साहब हमें एक्टिव भी नज़र आते हैं, विजिट्स भी उनके रोज़ाना में देखने में मिल रहे हैं। हमारे यहाँ वो जो आवे का आवा बिगड़ा कहा जाता है, असल में जो आपकी ब्यूरोक्रेसी मसला तो उसका है कि उसने ये चीज़ें तो कंट्रोल उसने करनी है। अब सीएम साहब ने हर बाज़ार या हर गली में तो थोड़ा जाना है, ये सुबह मंडियों, सीएम साहब ने तो एक सुपरवाइजरी रोल अदा करना है, और उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर्स हैं, जो डीसीज हैं, जो एसीज हैं, जो सारी आपकी ज़िली इंतज़ामिया, ये तो उसका काम है। सीएम साहब रोज़ाना मीटिंग्स भी ले रहे हैं और इस मामले में परेशान भी हैं, वो हमें पता है, वो दर्द दिल रखने वाले इंसान है, लेकिन वो एक हद तक तो जाके कर सकते हैं। हर मार्केट, हर गली, हर बाज़ार उसको विज़िट नहीं कर सकते। सुबह आप देखेंगे जो रेट्स मंडियों में होते हैं उसको वहाँ पे एसी होता है, एसपी होता है, अगर उन्हीं रेट्स को थोड़ा बहुत मुनाफा रख के 5% का मार्जिन रख के चीज़ें बेची जाएं तो मेरा ख्याल है इस तरह महंगाई का तूफान नहीं होगा जिस तरह अब सब्जियों के, फलों के रेट्स हैं, या दाल, चीनी, जिस तरह आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरक हैं। तो ये शुगर केन कमिश्नर का काम है कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाए कि जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट्स हैं, जो SOPs हैं, उसके मुताबिक चीनी मार्केट में आए। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि आपको जब आटे की ज़रूरत होती है तो फ्लोर मिल मालकान आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको चीनी की कमी का सामना है तो आपको शुगर मिल माफिया तंग करता है, कि हर जगह पे तो माफियाज मौजूद हैं। तो एक तो इनकी रिट कोड नहीं होगी, माफिया है भी ना, और इसमें एक और चीज़ है, और इन माफियाज में सरकारी बंदे शामिल हैं, उसके बगैर ये माफिया बन नहीं सकता, तो ये चीज़ें पॉसिबल क्योंकि ये चीज़ें उनकी फाइलें ऊपर रखते हैं। जो कोई अफसर ईमानदार आए उसको डराते हैं, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र इनके ज़रिए करवाते हैं, चाहे वो सियासी लिहाज से ब्लैकमेल करवाएं, चाहे वो उसको किसी तरीक़ा से ब्लैकमेल करके। तो यहाँ पे अगर सिस्टम आपने बेहतर बनाना है तो सीएम की टीम को काम करना है, अकेले सीएम साहब कुछ नहीं। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं ये क्या करती हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। इनको मुतहरिक करने का कहा गया है, फिर इसके साथ साथ खबर में ये भी लिखा है जी कि मॉनिटरिंग मंडियों की जाएगी, पहले नहीं हो रही थी। देखिए ये बहुत काम करती हैं, ये प्राइस कंट्रोल जो है
ये अपने घर के लिए जितना सौदा सल्फ लेते हैं उसका पूरा प्राइस कंट्रोल की होती है ना। और ये जो डंडा उठा प्राइस लिया, होती नहीं है। ये होना कुछ नहीं है। डंडा उठा लिया, ये पिस्तौल उठाएं, बंदूक उठाएं, कोई तीर उठाएं, कोई तलवार उठाएं, तब ये मामला हल होगा। ये महंगाई वाला मामला बड़ा पेचीदा और बड़ा मुश्किल मामला है। ये साई साहब ने एक मंडी की बात की, अब आप अकबरी मंडी चले जाएं तो वहाँ पे अलग हिसाब है, सब्जी और फ्रूट मंडी पे चले जाएं वहाँ पे अलग दिहाड़ियाँ लगी हुई लोगों की। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जितनी हैं दिहाड़ीबाज है, और ये हर एक को कोई आपको मैं बताऊँ, वज़ीर आला, कोई वज़ीर आज़म, कोई गवर्नर, कोई ओहदेदार जो है वो ये नहीं चाहता है कि महंगाई है। पहली बात तो ये है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट होती है और लोग उसकी गवर्नमेंट से तवक्को कर रहे होते हैं कि वो उन लोगों में आसानियाँ बांटेगा, वो मुश्किलें पैदा करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विश्व सर्कल इन्होंने बनाया हुआ है, ये उससे बाहर जाने नहीं देते हैं। आप किसी फ्रूट वाले के पास चले जाए ना, तो आप उससे अगर जो आम है फ्रूट वाला उसके पास जाए तो आपको बहुत सारे मामला वैसे ही पता चल जाएंगे। मैं एक रेडी पर रुका सेब लेने के लिए, मैंने उसको कहा जी तेरा रेट लिखा हुआ है, मैं खुद चुनूंगा। उसने इनकार कर दिया देने से। अब मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैं क्या इनकार क्यों कर रहा है? कहते सर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਤੁਸੀਂ कभी ना पेटी लैके देखो मंडी तो, हाँ ऐसे ही होता है, ऊपर होर ते नीचे नीचे होर, और ऐसे ही। मैं माल मिक्स बेचना है, मैं तुसी अपना चुन के ले जाओगे पीछे से, सही बाकी जो रह जाएगा वो तो मेरा इस पे भी नहीं बिकना, 200 पे भी नहीं बिकना, सही। वो तो चला जाएगा 130 120 पे। मैं उसको कहाँ से पूरा करूंगा? ये जहाँ रेडी लगाई हुई है इसका अलग से मैं पैसे देता हूँ, ये पैसे कौन देगा? ये कहाँ से निकालूंगा? मुझे बताएं। मैंने अपने बच्चों की रोजी रोटी भी कमानी है। आपको पता है कि आज रेट क्या है पेट्रोल का, चीनी का। देखिए एक आम कॉमन आदमी की बात सुने तो आपको बात समझ आती है कि मसला है कहाँ। ये मसला बिल्कुल अब सही पॉइंट आउट किया कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को बुला लिया, लेकिन इनके मुंह को हराम लगा हुआ है, ये लगा रहेगा। ये 2-2 करोड़ की गाड़ियों में बैठकर एसी बैठ के खाने और की आदत है। कमिश्नर हाँ। ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा पेचीदा नहीं मसला कर है। सकते हैं कंट्रोल अमर भाई, देखे ना साहिब साहब नहीं हो पाएगा। तो ये देखें यहीं ये से पैसे लेते हैं यार, छोड़ यहीं दो। से फीड ऊपर जाती है ना, डीसी कमिश्नर को भी तो यहीं से पैसे जाते हैं ना। ग्राउंड पे आपके जो टीम है वो पैसे कमाएगी तो आप साहिब तक मुझे ये जाएगी ना। बता दें, इनके ऊपर क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो ये काम नहीं कर पाते? मान लिया कि डेंगू पे भी यही काम कर रहे हैं, शहर में तजावुजात पे भी यही काम कर रहे हैं, जो कि बाकी जीरो है, किसी में भी आपको कुछ परफॉर्मेंस नजर नहीं हाँ, आता। तजावुजात का कहाँ पे काम मैं है? वही कह ये रही भी हूं, जीरो समझा दे। performance। अना एक जीरो। चीज़ देखें ना, एक चीज़ देखें कि आप यहाँ पे लोगों, आमिर भाई के पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे से भी रोज़ाना लोग मिलते हैं कि मेरी पोस्टिंग फ़लाँ जगह पे करा दें, मेरी पोस्टिंग फ़लाँ जगह पे करा दें। आप जहाँ मर्जी लगें, आपकी सैलरी सेम है, आपकी बेसिक पे सेम है, आपके अलाउंसेस सेम है, सिर्फ बिग सिटी अलाउंस का फ़र्क होता है लाहौर का। लेकिन यहाँ लाहौर में रहने वाले कोई कहता है, अगर कोई वार्डन है तो वो कहता है मेरा लारी अड्डे पे ट्रांसफर पोस्टिंग करवा दें, कोई कहेगा मेरा लाइसेंसिंग पे करवा दें। इसमें इसका मतलब है कि आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब होता है। इसका मतलब है जो बंदे पसंद की पोस्टिंग लेते हैं वो अपने बड़ों को राज़ी करते हैं। इसलिए आपका सिस्टम तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा, और ये कल्चर मुझे नहीं लगता कि मौजूदा पाकिस्तान में ख़त्म होगा। जो नया पाकिस्तान बनाने आए थे उन्होंने इसको मज़ीद वर्स्ट कर दिया है, और उसमें मैंने देखा कि तनासब भी रिश्वत का बढ़ गया था, उसमें पोस्टिंग के रेट्स भी बढ़ गए थे और बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई थी। तो गरीब का तो कोई वाली वारस नहीं है। आप सीएम साहब चाहे डंडा उठा लें, चाहे जैसे अमर भाई कह रहे हैं पिस्तौल उठा लें, गन उठा लें, कितना को आप सीधा कर इलेक्शन से सकते हैं? कबल भी कुछ हालात कंट्रोल नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि इलेक्शन का ये क्या तल्लुक है इलेक्शन इससे? की तैयारियों का हिस्सा अभी तो होता अब 10-15 निगरान दिन हो घूमते हैं, गए, निगरान 10 दिन घूमते हो गए इलेक्शन में नहीं ना हैं। जाती। हाँ। इनका क्या तल्लक है इस बात से? है। यानी ये भी उम्मीद ना रखें। ये कि आप अब ये कुछ मैं ये तो बेहतर नहीं करें। कहता हूँ कम्यूसी होगी, लेकिन आप महंगाई कैसे आप कंट्रोल करेंगे? आप मुझे सिर्फ ये एक चीज़ समझा दें, जो आपका बंदा 50 रुपए की एक फोटोकॉपी दे के जाता है, क्या उसने खड़े होकर उस दुकान से पूछा कि तूने मंडी से कितने रेट पे लिया? बिल्कुल। और फिर आप जो मंडी के रेट जारी करते हैं रोजाना की बुनियाद पे, वो आप करते हैं सेब अव्वल, सेब दोम, ऐसे ही है। सेब सोम, सेब चहारम, ऐसे ही है। सेब फलाना, आपके इतवार बाजारों में, आलू मॉडल फलाना, बाजारों में ये चीजें आलू लिखी नया, हैं। हाँ। आलू फला। अब इसमें क्या आलू के ऊपर मैं मिसाल दूं, लेकिन ये आपने खुद एक रास्ता रखा हुआ है। वो कहता है जनाब है जरा पर्चा लगा है ना, मैं तो सेब अव्वल रखा है। अब मुझे तो पहचान नहीं है बिल्कुल। कि सेब अव्वल क्या है। मुझे ये बताएं, पहले तो आपने खुद ही बात कर दी, तजावजात ख़त्म कराई उन्होंने, रेड़ियाँ ख़त्म कराई, सब्जी और फल दुकानों पे बिका करते थे। दुकानदार एक जिम्मेदार शहरी है, उसने बिल भी देना है, उसने टैक्स भी देना है, उसकी वो महीने में कीमतें बढ़ा चार सकता पहचान भी है, है। वो कीमतें बढ़ा सकता है। अमर भाई माफ़ी दे दो,
रेडी वाले के पीछे पे गरीबां नहीं गरीबां ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ, ਹਿਰਵਨ ਵੇਚਣ ਦਿਓ, ਚਰਸ ਵੇਚਣ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ, और जेड़ा बंदा पीछे दुकान लेके बैठा हुआ है जो कि 2 करोड़ की है, 4 करोड़ की है, बिल दे रहे हैं। अच्छा ना एक बात सुन लें, मुझे ये बताएं, आप रेविन रोड से शुरू हो, छोड़ दो सारी बात, एक सर्वे टीम बनाते हैं, आप रेविन रोड से छोड़ एक सर्वे टीम बनाते हैं लिबर्टी मार्केट में। हम पूछते हैं कि दुकानों के आगे जितने रेडियों वाले, ठेलों वाले, वो जो फटे रख के बैठे हैं, वो किन्होंने बिठाए हैं? वो सारे दुकानदारों ने बिठाए। अच्छा, ये इनकी मान ली आपने। हम रायविन, ये ठोकर से शुरू होते हैं, पूरा रायविन रोड चलते हैं। जितने फलों वाले हैं वो अगर दुकानदारों को पैसे देते हैं, मुझे तो नहीं देते ना, मैं तो गाड़ी लेके आया हूँ ना, मेरे लिए तो रोड रुकी पड़ी है, और गरीब रेडी के अंदर ले आके रखा हुआ उसने। ये क्रीम ब्लॉक की मार्केट है, वहां पर दुकान लेने जाए तो आपको पता चल जाए कि क्या मामला है। लेकिन क्या है, वो रेडियां लगाते हैं, ट्रैफिक रुकती है, रुके। अब गरीब के नाम पर आप लूट मार करें, अमीर करे आप फैशन है, गरीब करे तो फैशन है, तोड़ रहे माफी दे सर, अमीर भी करे तो गलत है, गरीब भी करे तो गलत ये खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है, क्योंकि आपको वाकई दुकानों से ज्यादा लेकिन अली साहब को ये समझा दे कि अमीर करे तब भी जुर्म है, गरीब करे तब भी जुर्म है। जुर्म को इसलिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये गरीब आदमी है, वो आप कह दें साई साहब ने जो कहा ठीक है, जुर्म है ये, लेकिन यहाँ कौन सा कोई कानून है? यहाँ जंगल का कानून आप लोग जंगल का कानून है, माफी दे दे। जिन्होंने कानून के अमल वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आमिर भाई शहरी लाहौर के बने आप अगर ना महंगाई कंट्रोल होनी है ना तजारत। आप रेडियां हटवा के देखें, आप रेडियां हटवा के देखें, बहुत सारे शायद जेट उठेंगे। और फिर आमिर भाई को मैं पूछूंगा कि ये लगवाएं, जगह कौन सी दी है? आपके सीएम साहब दोस्त हैं, गवर्नमेंट पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं देती है, याद रखिएगा। गरीब बंदा कित्थों लगाए? गरीब बंदा कित्थों लगाए? गरीब बंदा ट्रैफिक रोक ले, गरीब बंदा शायद जट बने चलती रहेगी। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ख़बर ये है जी, क्योंकि हमारे जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो परेशान भी थे, और टाइम टू टाइम जब ये फैसले लिए जाते हैं कि मौजूदा हालात के पेश नज़र या बिजली बचाने के पेश नज़र मार्केटों का टाइम महदूद किया जाएगा, तो अब जो है इस पर हम तब्दीली देख रहे हैं। रात 11 बजे बंद होंगी शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें। एक तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, एक तरफ लाइट आ नहीं रही है, बिजली बन नहीं रही है। ऐसे में आमिर भाई ये फैसला ठीक है या गलत? फैसला अच्छा है, और रात रेस्टोरेंट्स को तो खासकर 12 बजे तक सहूलत है कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं, 11 बजे तक खुला रख सकते हैं। देखें, हमारे जितने भी ये मुलाजिम पेशा लोग हैं या कारोबारी हजरात हैं, उनकी दुकानें और नौकरियां कब ख़त्म होती हैं, कब घर जाएगा, तैयार होएगा, रेस्टोरेंट पे किसी बंदे को लेके जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। ऑफिस से जाते जाते कितना टाइम होता है? ये तो मैं तो गवर्नमेंट से ये भी कहूँगा कि शादियाँ लोग का टाइम भी 11 बजे तक कर दें। लोगों को शादियों में पहुँचना मुश्किल हो गया है, ट्रैफिक इतनी हो जाती है, फिर वो लोगों का पहुँचना, फिर वो बेचारे उसी वक्त पहुँचते हैं, उसी वक्त शादी खत्म 10 बजे, उसको भी 11 बजे तक लेके जाएँ। मेरे ख्याल से तो ये अच्छा फैसला है कि 1-1 घंटा बढ़ा दिया। हालांकि मैं हमेशा इसके हक में रहता हूँ कि जल्दी दुकानें बंद करें, ताकि पूरी दुनिया में बंद होती है, यहाँ भी कर लें, लेकिन यहाँ पे तो आवे का आवा ही उलट है। तो कोई लोग सुबह को निकलने को तैयार नहीं है, जो खरीदार भी हैं वो भी निकलने को नहीं तैयार है। लेकिन अच्छा, आजकल वैसे बहुत ज्यादा है, रेस्टोरेंट्स का काम तो चलता ही शाम में है, रात को चलना है। जिसने खाना बाहर खाना है, रात का खाना खाएगा, दोपहर में मुसाफिर खाना खाएगा। आई थिंक उनके लिए पहले भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी आमिर भाई रेस्टोरेंट्स के लिए। नहीं, पहले 10 बजे तक की टाइम, 11 बजे तक डिलीवरी कर सकते हैं, 12 बजे तक कर दिया उन्होंने। अच्छा किया साई साहब, ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फैसला है। जिस तरह लोग, हमारा कल्चर, सोसाइटी, जिस तरह आप देखते हैं कि लाहौरी खुसूसन लेट नाइट रात को बाहर निकलना, हमारे लिए तो फेस्टिविटी ये है कि रात को हमने बाहर निकलना है। आप सारा दिन जो बिल्कुल फ्री भी हों, आप देखें मार्केटों में रश नज़र नहीं आएगा। हमारा ये कल्चर है कि हम रात के औकात में निकलते हैं, चाहे बच्चों को शॉपिंग करवानी हो, मिसेज के साथ जिस तरह हमारे भाई भाभी की बहुत ज़्यादा ताबेदारी करते हैं। हम थोड़े निचले दर्जे के हैं, हम भी ताबेदार, लेकिन इस तरह ताकि बाकी खवातीन को भी पता चले मैं बहुत ताबेदार। लेकिन इस तरह के जो ताबेदार बच्चे हैं, वो आपको पता है अक्सर का शाम के औकात में कभी आइसक्रीम खिलाने, कभी खाना खिलाने, कभी शॉपिंग करवाने, ये लेके जाते हैं। बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, मुझे पता, यही मैं कह रहा हूँ। तो ये रात के औकात में होना चाहिए, वैसे भी इम्प्लीमेंट होता नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं इसका हूँ, ऐनी शाहिद हूँ।
आपने वो अगेन जिन लोगों ने कराना है वो कराते नहीं आपने जिले इंतजामिया को, मैंने वही कहना, जिन लोगों ने कराना है वो बस अपनी फिर वही सारी गेम आ जाती है। हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम इसी पे गुजर जाएगा, लेकिन वो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि वो जो आपको आगे ब्लैकमेल करते थे कि बंद कर दें, वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी सीएम साहब का जो इनिशिएटिव है हम इस पे बड़े खुश हैं। चलिए जी, ओवरऑल वो लोग जो कि परेशान थे कि महंगाई के इस दौर में हम कैसे गुजर बसर करेंगे, कारोबारी हजरात का बहुत सारे उनकी रीजन सी जवाब थे कि दुकानें बंद होने से ये मसाइल हो रहे हैं, सूखे टाइम जल्दी दुकानें नहीं खुल सकती हैं, और इसके साथ साथ ये भी इशू था गर्मी बहुत ज़्यादा, लोग ज़्यादा रात को प्रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद हम ज्वाइन करें। डॉलर की अपडेट ये है जी, ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है डॉलर की और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं डॉलर 300 रुपये का हो गया है जी। महंगाई का सिलसिला उरूज पर पहुंचता चला जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 299 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ था और आज की अपडेट ये है जी, इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा हो गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है और 300 रुपये हो गया है। डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज ट्रिपल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और डॉलर 300 रुपये का हो गया है। तो ये थी अपडेट। ऐसे में जी हम कुछ बात करने वाले हैं सेहत सहूलियात के हवाले से प्रोग्राम के इस हिस्से में। एक तरफ हमें सीएम साहब अस्पतालों के दौरे करते नजर आ रहे हैं अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अस्पतालों के जितने भी सरबराहान हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए कोशा तो हैं, लेकिन अब किस तरह से काम किया जा रहा है, तरजीहात क्या हैं, किस तरह से शहर के जो बड़े अस्पताल हैं उनमें बेहतरी लाई जाएगी। और इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर बात होगी जी बच्चों की सेहत के हवाले से। वो वालिदैन जो कि अपने बच्चों की सेहत के हवाले से परेशान हैं, बच्चों की इम्यूनिटी पर उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, बच्चों में जो ग्रोथ का मसला है, बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, सीईओ म्यू हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हारून हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने शो में। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। म्यू हॉस्पिटल से हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। सो कुछ म्यू हॉस्पिटल के बारे में बताइएगा, सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए एज ए सरबरा आप किस तरह से कोशा हैं, किस तरह चीज़ों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यू हॉस्पिटल सिर्फ शहर का नहीं बल्कि पाकिस्तान को और इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। नो डाउट। और ये तकरीबन 5 एकड़ पे फैला हुआ इसका रकबा है और हमारे पास तकरीबन 2500 के करीब बेड्स हैं और 45 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं जहाँ पे म्यू हॉस्पिटल में हम सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। और म्यू हॉस्पिटल ज़ाहिर है बहुत कदीमी हॉस्पिटल है, तकरीबन 150 साल हो गए हैं म्यू हॉस्पिटल को यहाँ पे बने हुए, सर्विसेज देते हुए। जितना ये फैला हुआ हॉस्पिटल है, जितना ये बड़ा हॉस्पिटल है और जितना ये पुराना हॉस्पिटल है, उतने ही इसके मसाइल भी गंभीर रहे हैं। नो डाउट। अब इसके अंदर अच्छी बात जो ये हुई है कि अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वज़ीर आला साहब की सरबराही में मुझे लगता है कि रिफॉर्मिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से अब अल्लाह का शुक्र है शुरू हो गई हैं। हमारा एक जो बहुत बड़ा मसला था, हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और वो बहुत ही टूट फूट का शिकार रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का विज़िट भी हुआ, उसके अलावा हम पहले भी इसको सर्वे करते रहे हैं। तो एक जो काम जो बहुत अच्छा होने जा रहा है वो रीवैम्पिंग में हॉस्पिटल की होने जा रही है। अब हमारी जो एमरजेंसी है, लार्जेस्ट एमरजेंसी है, अब इसके अंदर हमारे पास 4 मंजिला नई एमरजेंसी रीवैम्प होकर के बन जाएगी और उस रीवैम्पिंग की वजह से पेशेंट्स की सहूलियात में भी इजाफा होगा। मैं यही पूछने वाली थी कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि एमरजेंसी किसी भी हॉस्पिटल का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है और यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो मेयो हॉस्पिटल में क्योंकि आप जब भी चले जाए रश ही रहता है, तो कितनी ज़रूरत थी एमरजेंसी को रिवैम्प करने की? जी एमरजेंसी रिवैम्पिंग पेशेंट कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वक्त और ज़माना बदल गया, अब पेशेंट के फ़्लोज चेंज हो गए हैं। अब हमारी कोशिश ये होती है कि जो मरीज़ बहुत सीरियस हालत में आया है वो फ़ौरन एड्रेस हो। अब उसके लिए अब रीवैम्पिंग के अंदर हम रिसेसिटेशन एरियाज़ बना रहे हैं। तो जो मरीज़ भी एम्बुलेंस के साथ आएगा, एम्बुलेंस करीब ही पार्क हो जाएगी और मरीज़ फ़ौरन रिसेसिटेशन एरिया में चला जाएगा और डॉक्टर्स और नर्सें उसको तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगी। इसके साथ
अस्पतालों में आपने देखा होगा कि जो आपने रश की बात की है उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ख़ास तौर पे इवनिंग और नाइट में बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनको सही मानों में इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन बहरहाल उनको एक मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होती है। ये रिलेटिवली कोल्ड पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए अब हम रीवैम्पिंग के अंदर ट्रिएज एरियाज़ बना रहे हैं। ट्रिएज एरिया में क्या होगा, रिसेसिटेशन तो अलग साथ ही हो रही होगी, लेकिन ट्रिएज एरिया के अंदर इन पेशेंट्स को फ़िल्टर किया जाएगा। जो पेशेंट हैं जिनको फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है उनको फ़ौरन डॉक्टर्स की तरफ रेफ़र किया जाएगा, और जो ज़रा सा इंतज़ार कर सकते हैं उनको फिर इंतज़ार करने के लिए कहा जाएगा। अब इसमें आपकी तवज्जो से मैं आवाम को भी ये कहना चाहूँगा, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता है, जो रिलेटिवली कोल्ड पेशेंट्स होते हैं भले वो इमरजेंसी में आ जाएं, उनको इंटरटेन ज़रूर किया जाएगा, लेकिन नेचुरली दे वुड हैव टू वेट अ लिटिल बिट, ताकि वो जो मरीज़ जिनको फौरी तिब्बी उसूली तौर पर ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमें भी समझना तो ये जो नया सिस्टम आ जाएगा इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो पहले हमारे पास 5 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, अब हमारे पास 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होंगे जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए फ़ंड्स गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिए हैं, इसकी प्लानिंग फेज़ में हम चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि 1 सितंबर से इंशाल्लाह इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। सही, जैसे कि आपने कहा कि ना सिर्फ शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, बल्कि अगर हम कहें कि यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से लोग इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, तो क्या यहाँ पर आप समझते हैं कि हर बीमारी का इलाज किया जाता है? तमाम माहिर डॉक्टर मेयो हॉस्पिटल के पैनल पे मौजूद हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। जैसे मैंने अर्ज़ किया 45 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं, और ना सिर्फ मेजर स्पेशलिटीज़ हैं बल्कि उनके आगे नीचे सब स्पेशलिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ बच्चों की वार्ड की बात करूं तो ना सिर्फ हमारे पास चिल्ड्रन वार्ड है, बल्कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, जो कि मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी भी मेयार से कम नहीं है। उसके साथ साथ हमारे पास बच्चों की आईसीयू है, उसके स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, नर्सरी वार्ड्स 2 नर्सरी वार्ड्स हैं जिसके स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, और हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग भी इसके ऊपर होती है, बच्चों के गुर्दों के अमराज की ट्रेनिंग भी होती है। इसी तरीके से एडल्ट मेडिसिन की बात करें तो ना सिर्फ मेडिसिन है बल्कि उसके आगे नीचे शाखें भी हैं जो बहुत रेयर स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे जोड़ों के दर्द की स्पेशलिटी रूमेटोलॉजी है, या जैसे शुगर वगैरह की स्पेशलिटी एंडोक्राइनोलॉजी है, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। अब इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब की विजन के साथ हम हॉस्पिटल में 2 नए इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं। एक होगा मेयो चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट, जिसमें बच्चों की जुमला अमराज की तमाम सहूलियात मैसर होंगी, और दूसरा हमारे पास पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट विद इन द मेयो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जहाँ पे कार्डियोलॉजी और साथ में कार्डिक सर्जरी की सहूलियात भी मैसर होंगी। बहुत अच्छा इकदाम ये उठाया जा रहा है। सो डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि माहिर डॉक्टर भी मौजूद हैं। एक बड़ा आम सा तासुर है कि हॉस्पिटल्स में अगर चले जाएं तो डॉक्टर्स जल्दी बात नहीं सुनते हैं, एक मॉनिटरिंग का सख्त सिस्टम होना चाहिए। सो उसको कैसे आप लेके चल रहे हैं? कुछ सरप्राइज विजिट, कैमरा से मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं? जी, ये इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अब हमने जो अभी किया है काम रिसेंटली, वो हमारे जो मिनिस्टर हैं प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, उनकी विजन के मुताबिक हमने मददगार काउंटर बना दिया। एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि मरीज़ों को रहनुमाई नहीं मिलती। मरीज़ बेचारे को 5 एकड़ के ऊपर मुहित अस्पताल है, उसको कह दिया जाता है जी हाँ एक्सरे करना है, तो उसको पता नहीं लगता। अब उस काउंटर के ऊपर हमारे पास एक ही काउंटर में ना सिर्फ उनकी रहनुमाई होगी बल्कि उनको सेहत सहूलत की जो चीज़ें हैं वो भी मैसर होंगी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होंगी, ताकि ये मसाइल हल हो जाएं। जो उनकी रहनुमाई हो जाएगी तो बहुत सारे इश्यूज़ एड्रेस हो जाएंगे। जहाँ तक बात है पेशेंट इंटरेक्शन की, मैं समझता हूँ और मैं इस चीज़ को रियलाइज़ भी करता हूँ, और इसके ऊपर हमारी नज़र भी है कि पेशेंट जो हॉस्पिटल में आता है वो डिज़र्व करता है कि उसकी तवज्जो से बात सुनी जाए, एम्पैथेटिकली उसके मसाइल को हल किया जाए। बाज़ दफ़ा आई डू अंडरस्टैंड कि शायद रश की वजह से कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और उसमें हमने 2 प्रॉन्ग पे काम किया है। ना सिर्फ ये कि इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे AMS DMS साहिबान और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि हमने इसके ऊपर एजुकेशनल वर्कशॉप्स भी शुरू की हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है पहुँचा सकें। डेंगू का एक बार फिर से जो है वो हर जगह हम सुन रहे हैं मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सो अगर डेंगू की बात करें, कोविड की बात करें, तो इन दोनों अदवार में मेयो हॉस्पिटल पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी रही और सबसे ज़्यादा मरीज़ भी यहाँ रहे। सो दोनों के हवाले से तैयारी तो होगी। जी, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास 40 बेडेड हमने डेडिकेट किया हुआ है, और जैसे ही हमारे जो पेशेंट्स की तादाद है 1 दर्जन से इंक्रीज़ हुई है, अभी हमारे पास कोई
तकरीबन 28 पेशेंट्स 28 मरीज़ हैं। अब हमने उसका एक पूरा ICU है, ICU 3 उसको मख्तस कर दिया है डेंगू के सीरियस मरीज़ों के लिए। और हमारा डेंगू, जैसे आपने कहा कि मेयो हॉस्पिटल ने तो कोरोना में भी और डेंगू में भी बेतहाशा सर्विस फराहम किया और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी की हालत में। चलें जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ बच्चों की सेहत के हवाले से हमने बात करनी है। वो पेरेंट्स जो कि परेशान हैं बच्चों की सेहत के हवाले से, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, उनका इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है, आपने अपने बच्चे की सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम जी बात करने वाले हैं कुछ बच्चों की सेहत के हवाले से। कुछ कॉमन चीज़ें जो कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों में देखते हैं कि जी मसाइल का लोग शिकार रहते हैं, और कुछ वो चीज़ें हैं जिनका एज सच प्रॉपर कोई इलाज भी मौजूद नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं। बच्चों का ना कुछ खाना, और बच्चों में जो हम देखते हैं न्यू बॉर्न बच्चों में कुछ कॉलिक इशू हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या रीज़न है इसकी? अच्छा देखिए, ये बहुत अहम आपने सवाल किया है और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी मदर्स का ये सवाल होता है, ख़ास तौर पे जो फ़र्स्ट टाइम मदर्स बनती हैं उनके ये इशू कॉलिक के हवाले से बहुत होता है। इसमें कुछ मुगालते हैं और कुछ हक़ाइक़ हैं, तो वो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से आमतुन्नास को ये बात पता लगे और उनकी परेशानी कम हो। एक तो बात ये है कि कॉलिक एज सच कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, कोई जानलेवा मर्ज़ नहीं है, और अभी तो हमारी रिसर्च ये कहती है कि शायद ये मर्ज़ है ही नहीं। और जब हम कहते हैं मर्ज़ नहीं है तो उससे मुराद ये है कि ये कोई जिस्मानी या फ़िज़िकल मर्ज़ नहीं है। अभी तो इसके ऊपर रिसर्च ये आ रही है कि शायद इट इज़ मोर ऑफ अ बिहेवियर इशूज़। बहरहाल माँ के लिए परेशानी की बात होता है। उसमें लुबे लुबाब इसका ये है कि सबसे पहली बात है कि इसके ऊपर अपसेट नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर माँ अपसेट होगी, परेशान होगी, एंग्जाइटी का शिकार होगी, तो ये उसकी परेशानी जो है ऑटोमेटिकली बच्चे में ट्रांसफ़र होगी। हम समझते हैं कि बच्चे की नफ्सियात नहीं होती, एक न्यूबॉर्न की भी नफ्सियात होती है, और वो इस माँ की परेशानी को वो एब्जॉर्ब करेगा और वो और परेशान और अपसेट होगा और वो और रोएगा और हमें लगेगा उसका कॉलिक और हो रहा है। इसके बारे में दूसरा एक जो कन्फ्यूजन है वो ये रहती है कि अक्सर मदर्स ये कहती हैं कि जी बच्चा रो बहुत रहा है और रोते हुए इसका पेट सख्त हो जाता है, तो इसका मतलब है इसका पेट में दर्द है। तो ये मुगालता मैं यहाँ दूर करना चाहता हूँ। आप जब भी सांस बाहर निकालें, जोर लगाएं, रोएं, तो हर एक का, भले वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसका पेट सख्त हो जाता है, क्योंकि ये रोने के फिनोमेना में जो एब्डोमेन के मसल्स हैं, पेट के मसल्स का टाइट होना मस्ट है। तो ये इस चीज़ की अलामत नहीं है कि पेट दर्द है इस वजह से रो रहा है। अक्सर मैं मदर्स को बताता हूँ कि देखें, बच्चा जो रो रहा है, हो सकता है कि पेट दर्द से रो रहा हो, लेकिन रोना सिर्फ पेट दर्द से नहीं होता। भूख हो तब भी बच्चा रोएगा, पैम्पर वेट हो तब भी बच्चा रोएगा, बच्चे को ठंड लग रही हो बच्चा तब भी रोएगा, बच्चे को आपने ज़्यादा रैप किया हुआ है, गर्म महसूस कर रहा है तब भी रोएगा। बच्चे को अगर आपकी तवज्जो चाहिए, अगर बच्चा इंटरेक्शन करना चाहता है, और न्यू बॉर्न्स भी, जो बेबीज़ भी करना चाहते हैं, तो वो रोएगा। तो हर चीज़ को कॉलिक नहीं समझना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके अंदर मदर फीड का, माँ के दूध का बहुत अहम रोल है। अगर माँ के दूध पे रखें और सिर्फ माँ के दूध पे रखें तो ये कॉलिक होने का इम्कान बहुत कम हो जाता है। तो एक तो ये 2-3 एडवाइजेस हैं, मेरा ख्याल है इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। सही। मुझे सेहतमंद बच्चों के लामात बता दें क्या हैं, और सबसे बड़ा इशू जो पेरेंट्स को रहता है कि बच्चे खाना कुछ नहीं खाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या अल्टरनेट प्लान आप सजेस्ट करें? जी अच्छा, देखिए, ये सेहतमंदी जो है ना, सेहत एक्चुअली मोटापे का नाम नहीं है। अक्सर हम ये कहते हैं कि जी मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाए, और हम देखते हैं कि बच्चे का वज़न तो उसके उम्र के हिसाब से ठीक होता है। तो फिर जब हम कहते हैं कि जी वज़न तो ठीक है, तो अक्सर पेरेंट्स फिर कहते हैं कि नहीं, गोल मोल हो बच्चा। तो गोल मोल भी ठीक है, लेकिन अगर उसका वज़न एक हद से बढ़ जाए तो वो मोटापे की उसमें चला जाता है, वो सेहत नहीं है, वो तो इन इट सेल्फ बीमारी है। तो सेहत ये है कि बच्चे को कोई बीमारी ना हो, बच्चा एक्टिव हो, बच्चे की ग्रोथ, उसका वेट, हाइट उसकी उम्र के हिसाब से मुतदल हो, तो ये सेहत है। उसके अंदर एक बहुत मसला ये रहता है कि बच्चे खाते नहीं हैं, और ये जो बच्चे खाते नहीं हैं, इसकी जड़ जो है वो 6 महीने की उम्र से शुरू हो जाती है। अगर मदर ने बच्चे को 6 माह की उम्र से खाना खाने की आदत डालना शुरू नहीं की, तो जो मर्ज़ी कर लें, बच्चा नहीं खाएगा। एक बात याद रखने की है कि ज़बरदस्ती अगर बच्चे को खिलाएंगे, ठूस के खिलाएंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती से खिलाएंगे, डांट के मार के खिलाएंगे, डरा के धमका के खिलाएंगे, उसको मोबाइल पे लगा के खिलाएंगे,
तो बच्चे को कभी भी खाना खाने की हैबिट डेवलप नहीं होगी। तो हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है। 4-5 मोटी मोटी बातें हैं इस सिलसिले में। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि ज़बरदस्ती ना खिलाया जाए। ठीक। नंबर 2, खाने में वैरायटी लेके आएँ। अक्सर माएँ कहती हैं कि जी ये तो केला बड़े शौक से खाता था, अब उसने वो भी छोड़ दिया है। तो अगर मैं कोई चीज़ शौक से लेता हूँ और अगर रोज़ मुझे वो चीज़ मिलेगी तो मैं भी वो छोड़ दूंगा। तो खाने में वैरायटी लेके आना चाहिए। तीसरी गलती ये होती है कि बच्चे को जब भी भूख लगती है, भले बच्चा मदर फीड पे हो, तो फ़ौरन मदर फीड करा दिया जाता है। और मदर फीड जब कर लेगा तो बच्चे का तो पेट फुल हो जाएगा, वो खाना नहीं खाएगा। तो ये रूटीन ठीक करने की ज़रूरत है। हर 4 घंटे के बाद बच्चे को खाने की चीज़ ऑफ़र करनी चाहिए और वो जितना भी खाए शौक से वो खा ले और उसके बाद फीड उसको दिया जाए। और आखिरी बात ये है कि जो बाज़ार का जंक फूड है ये कैटास्ट्रॉफिक है, ये जायकेदार होता है और बच्चे फिर अच्छा सेहतमंद ग़िज़ा नहीं लेते, उसको बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है। सही। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए मुझे ये बता दीजिएगा कि आप क्या चीज़ें रिकमेंड करना चाहेंगे? हमें लगता है कि बड़े अच्छी चीज़ अगर ख़रीद के बच्चों को खिला रहे हैं तो ये चीज़ें बच्चों के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ चीज़ें जो आप रिकमेंड करना चाहें? सबसे पहली जो इम्यूनिटी के लिए पैदाइश के फ़ौरन बात करने का काम है, वो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, माँ का दूध। और जो इनिशियल दूध होता है वो इम्यूनिटी से फुल होता है। एक हमारे माशरे में मुगालता है कि जो शुरू का दूध है जिसको हम 4 मिल्क कहते हैं वो अक्सर ज़ाया कर दिया जाता है और समझा जाता है कि शायद ये ठीक नहीं है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी उसके अंदर होती है। फिर 6 माह तक बच्चे को सवाए माँ के दूध के कुछ ना दें, इवन पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। ये इसका इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देखा गया ऐसे बच्चों को ना सिर्फ ये कि असहाल दस्त वगैरह नहीं होता, रेस्पिरेटरी सांस की बीमारियां भी नहीं होती, दमा के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए वो है हिफाजती टीके। गवर्नमेंट बीमारियों के हिफाजती टीके प्रोवाइड कर रही है, हर एक को लगवाना चाहिए। बहुत सारी मोहलक बीमारियों से बचाते हैं। ना सिर्फ ये कि उसमें हलाकत का इम्कान कम हो जाता है, बल्कि अगर बीमारी हो तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है। तीसरी बात, खुराक, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सेहतमंद खुराक, साफ़ पानी। सही। तो ये 4-5 मोटी चीज़ें हैं, अगर ये हम कर लें तो हमें बहुत हाई फाई वाइटामिन वगैरह की कतई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सही। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चों में एक प्रॉब्लम जो रहती है विटामिन डी की कमी। सो इसको किस तरह से फिल किया जा सकता है? कुछ बच्चे सेहतमंद भी नज़र आ रहे होते हैं लेकिन विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। जी, ये बड़ा अहम आपका सवाल है कि विटामिन डी की कमी। विटामिन डी एक्चुअली हमें मिलता है सूरज की रोशनी से, और हमारी जो रेस है, हम डार्क स्किन रेस समझे जाते हैं। हमारी स्किन विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। चुनाचा हमारे मुल्क में विटामिन डी हमारी रेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये एक हिडन पेंडेमिक है। इसका भी जो सोल्यूशन है वो बहुत शुरू से हो जाना चाहिए। बच्चा जो मदर फीड पे है उसको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन राइट एट द टाइम वो बर्थ शुरू कर देनी चाहिए और 6 माह तक तो बिल्कुल करनी चाहिए। और 6 माह के बाद उसकी जो खुराक है, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसके अंदर विटामिन डी सप्लीमेंट होता है। अगर बच्चे में कुछ अलामात हों तो ज़ाहिर है डॉक्टर साहब असेस कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर कोई देखने में अलामात हैं विटामिन डी की, इसको विटामिन डी सप्लीमेंट करना है या इसका कुछ टेस्ट करके सप्लीमेंट करना है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो बहुत छोटी मर्ज़ भी क्रिएट करती है और बहुत बड़े अमराज की भी ये रीज़न बन सकती है, इसलिए इस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, एक बहुत आम सी सिचुएशन जो आजकल मदर्स को जो फेस करनी पड़ी है वो ये है कि बच्चों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर ग्रे हेयर बहुत छोटी एज में आना शुरू हो जाते हैं। सो इसकी रीज़न क्या है? देखिए, जो ग्रे हेयर है ये तो आमतौर पे कहते हैं जी ज़ुकाम वुकाम ये वो चीज़ें, ये मेरा ख्याल है कुछ इसमें फेमिलियर टेंडेंसी का रोल है, कुछ बाज़ दफ़ा फंगल इन्फेक्शन। जी, फेमिलियर टेंडेंसी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, उसकी वजह से होती है। बाल गिरना जो है वो आम तौर पे ये समझा जाता है कि शायद ये किसी विटामिन की कमी से है। सबसे अहम उसके अंदर प्रोटीन्स या लहमियात का रोल है। तो बच्चे की खुराक में अगर एग और गोश्त और कीमा और मुर्गी और मछली और ये दालें इवन जो हैं वो होंगी तो ये चीज़ों के इस्तेमाल कम हो जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स? जी, सबसे अहम बात यह है, सबसे पहला और आखिरी मैसेज, पहला भी है और आखिरी मैसेज भी है, पैनिक नहीं होना, अपसेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। ये छोटी छोटी बातें हैं, माँ के दूध से शुरू करें, 6 माह के ऊपर ठोस ग़िज़ा शुरू कर दें, हिफाजती टीके लगवाएं,
साफ़ पानी इस्तेमाल कराएं, सेहतमंद खुराक दें, बच्चे को साथ टाइम स्पेंड करें। ये जो आखिरी मैसेज है ये हमारा पहले डिस्कशन में नहीं आया। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चे से बात करें, बच्चे को इंगेज करें ताकि उसकी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत भी अच्छी रहे। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम चीज़ मुझे एंड पे आपसे पूछनी है, वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन। हम बड़े तो ये चीज़ करते ही करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों पे भी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं कि अगर लग रहा है कि बच्चा थोड़ा बहुत बीमार लग रहा है सो घर में ही मुख्तलिफ हमने अद्वियात रखी होती हैं। क्या कहना आप चाहेंगे, कितना ज़रूरी होता है डॉक्टर के पास जाना और ख़ुद से अंदाज़ा करके जो हम गला ख़राब की या बुखार की मेडिसिन दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है और उसका नतीजा ये निकला है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं और ओवर द काउंटर भी एंटीबायोटिक लेके पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। हकीकत ये है कि अगर आप माएँ घर में सिर्फ 2 चीज़ें रखें तो बच्चों के आम तौर पे 80% मसाइल हल हो सकते हैं। और वो 2 चीज़ें बहुत सादा हैं। एक पैरासीटामोल का शरबत है जो बुखार दर्द की सूरत में देना है, और दूसरा ORS का पानी है। बस ये 2 चीज़ें हैं जो मेरा समझता हूँ कि हमें सेल्फ मेडिकेशन कर लेनी चाहिए और उस पर तसाहुल बेशक ना कीजिए। उसके अलावा कतई कोई दवाई, अब मिसाल के तौर पे ज़ुकाम खांसी की दवा मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा 2 महीने के बच्चे को भी माएँ दे देती हैं कि मेरे 6 साल के बच्चे को डॉक्टर साहब ने दिया था तो मैं 2 महीने के बच्चे को भी दे दूँ। उसके नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट्स जानलेवा भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। मेजॉरिटी कॉमन मसाइल जो हैं पैरासीटामोल और नमकोल के पानी से और सेहतमंद ग़िज़ा से हल हो सकते हैं। सही। सो ये था जी आज का मैसेज भी, और मेरे ख्याल से इस पर आपको ज़रूर अमल दरामद करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर बच्चों की सेहत से मुतल्लिक अगर आप परेशान हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से खुद भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे अभी वाइंड अप की तरफ जाना है, ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। आज की वेदर अपडेट्स। मायदा हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू मायदा, बताइए मौसम कैसा रहेगा आज का? मौसम की सूरत हाल देखी जाए तो मौसम जो है इंतहाई हब्स ज़्यादा और घुटन ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। शहरी इस मौसम को लेकर अच्छे हाथ से परेशान भी हैं और दुआएं भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बारिशें हो जाए तो फिर उसी के बाद जो है वो मौसम में कुछ बेहतरी देखने में नज़र आएगी। अगस्त का महीना जो है वो ख़त्म होने पर है, लेकिन मौसम में कोई बेहतरी देखने में नज़र नहीं आ रही, जिसके बायस शहरी अच्छे हाथ से परेशान भी नज़र आ रहे हैं। एक तो वैसे ही लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बुरी तरह से हमारे शहर में जारी है, और दूसरी तरफ जिस तरह हवाएँ रुकी हुई हैं और हब्स भी है और गर्मी की शिद्दत भी अच्छी खासी महसूस की जा रही है, तो वहीं पर शहरियों को थोड़ा मौसम संभालने में भी जो है और बर्दाश्त करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह से ओवरऑल आज मौसम रहेगा, हब्स भी महसूस की जाएगी और अच्छी खासी शिद्दत महसूस की जाएगी। टेम्परेचर को देखा जाए तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज शहर का टेम्परेचर जाएगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से हमारे शहरियों के लिए बुरी खबर यह है कि आइंदा हफ्ते तक कोई बारिशों के अमकान ज़ाहिर नहीं किए गए हैं। इंतज़ार है जब बारिशें होंगी तो उसी के बाद थोड़ी सी मौसम में जो है वो कदरे बेहतरी देखने में नज़र आएगी। तब तक इंतज़ार रहेगा कि बारिशें हों और मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी जो है इसी तरह से मौसम रहेगा। कभी हवाएं थम जाती हैं और कभी हवाओं का सिलसिला हल्का हल्का सा जारी रहता है। टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसमें जो गर्मी की शिद्दत है वो अच्छी खासी महसूस की जाएगी। ओवरऑल मौसम इसी तरह से रहेगा और साथ ही साथ हमारे मायदा थैंक यू सो मच। यानी हब्स भी होगा, गर्मी की शिद्दत भी होगी, सो ये चीज़ें तो अभी चलेंगी। थोड़ा सा वक्त है, ये मौसम मानसून के असरात रहते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। फरीहा ज्वाइन कर रही हैं, आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। बिल्कुल अना, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से जो है वो शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दुकानदारों की जानिब से भी जो है वो सब्जियाँ महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसालों के हवाले से। तो प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 65 रुपये, ओपन मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 400 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 तक फ़रोख्त
किया जा रहा है, जबकि अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 780 रुपये सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 800 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जियां जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। मेथी की सरकारी कीमत 280 रुपये है, ओपन मार्केट में 350 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 100 रुपये है, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त की जा रही है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 140 रुपये है, ओपन मार्केट में 170 तक फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च सरकारी कीमत 200 रुपये, ओपन मार्केट में 250 में फ़रोख्त। भिंडी की सरकारी कीमत 100 रुपये, ओपन मार्केट में 130 में फ़रोख्त। इसी तरह अरबी की सरकारी कीमत 120 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 तक फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में गरीब आदमी, सफ़ेदपोश तबका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई से आवाम पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि 2 वक्त की रोटी जो है वो खाना शहरियों के लिए मुश्किल हुआ हुआ है। चिकन, मटन, बीफ पहले ही आम आदमी की पहुँच से खासा दूर है। ऐसे में सब्जियों की बढ़ती कीमतें और दुकानदारों की जानिब से ज़ायद नरखों के मुताबिक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमतों के हवाले से बताया। आज की रेट लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह से आगे भी जारी रखेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।